हिटलर की सबमरीन U-352 तक पहुंचने का ख्याल मुझे तब आया जब अमेरिकी बहरिया के कप्तान ने इसकी अप्रॉक्सिमेट सिंकिंग लोकेशन बताई। दूसरी जंग अजीम की ये आबदोज़ अटलांटिक ओशन में 115 फुट की गहराई में डूबी हुई है और इस तक पहुंचने के लिए समंदर में तकरीबन 26 मील का सफ़र तय करना है। अटलांटिक का ये पुरसुकून समंदर किसी ज़माने में मैदान जंग हुआ करता था। दूसरी जंग अजीम के शुरू होते ही हिटलर की फौजें यूरोप पर छा चुकी थीं और रूस में दाखिल होती जा रही थीं। सिर्फ बरतानिया का जजीरा बाकी रह गया था और इसे अमेरिका की तरफ से जंगी इमदाद पहुंचाई जाती थी। ये जंगी इमदाद समंदरी काफिलों की शक्ल में अमेरिका से रवाना होती थी और पूरा अटलांटिक पार करने के बाद बरतानिया पहुंचती थी। मगर इस समंदर की गहराइयों में इंतजार कर रही होती थीं हिटलर की आबदोज़ें, जिन्हें यू-बोट्स कहा जाता है। ये सबमरीन्स बहरी जहाज़ों को टॉर्पीडो से निशाना बनाया करती थीं। So the captain, and you'll see this old submarine pictures, he's looking through his periscope and he'll be calling out certain things like bearing mark 145. आपने सबमरीन की फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि सबमरीन का कैप्टन इस अंदाज में पेरिस्कोप से देख रहा होता है और साथ साथ बोलता है बेरिंग मार्क 145। ये दरअसल सबमरीन के बाव की मुनासबत से वो एंगल होता है जिसमें आपका दुश्मन जहाज चल रहा है। इसके बाद वो दुश्मन की रफ्तार का एक अंदाज़ा भी देता है, जैसे 15 नॉट्स वगैरह। थोड़ी सी दूर यहाँ पर एक जूनियर ऑफिसर होता है और वो यहाँ बैठा हुआ ये तमाम वेरिएबल्स TDC में डाल रहा होता है, यानी दुश्मन जहाज के सफ़र करने का एंगल, सबमरीन के सफ़र करने का एंगल और दुश्मन की रफ्तार। ये तीन चीज़ें जब वो इस मशीन में डालता है तो ये खुद ब खुद टॉर्पेडो पे चली जाती है। टॉर्पीडोज बहरी जहाज़ों के नीचे जाकर फटते थे। U-boats would spread out to search out. Once it found a convoy, it would radio back to Germany saying, okay, I found a convoy here. It would, by radio, high-frequency radio, order the other U-boats in the vicinity to close in and basically attack the convoy at night, but in large masses. पूरी जंग अजीम में हिटलर की सबमरीन्स ने इत्तेहादियों के 3,500 माल बरदार जहाज़ और 175 जंगी जहाज़ डुबोए। समंदर अचानक तेज हो चुका है। कश्ती इस कदर हिल रही है कि कैमरा पकड़ के खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। कैमरे के लेंस पे पानी के छींटे आ गए हैं। 2 आदमियों को उल्टियां शुरू हो गई हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि इससे पहले कि मुझे उल्टियां शुरू हो जाएं, किसी तरह समंदर में उतर जाऊं। मगर डाइव साइट अभी आधा घंटा और दूर है। Dip your mask, or is it okay? It's all right. Just spray anti-fog on it. U-352 115 फुट की गहराई में डूबी हुई है। इसका मतलब है कि ये एक डीकम्प्रेशन डाइव होगी। आखिर वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार था। हमारी कश्ती जिस जगह रुकी हुई है वो U-352 से बिल्कुल ऊपर है। समंदर की गहराई एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है। जैसे जैसे ये गहराई बढ़ती जाती है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जब एक डाइवर इन गहराइयों में सांस लेता है तो उसके जिस्म में नाइट्रोजन जमा होनी शुरू हो जाती है। U-352 115 फुट की गहराई में डूबी हुई है। हमारे डाइव कंप्यूटर्स ये बताते हैं कि 115 फुट की गहराई में नो डीकम्प्रेशन लिमिट सिर्फ 18 मिनट है।
यानी इस गहराई में हम सिर्फ 18 मिनट गुजार सकते हैं। इसके बाद जिस्म में नाइट्रोजन खतरनाक हद तक जमा होनी शुरू हो जाएगी और हमें समंदर से निकलने से पहले 10 फुट की गहराई में वक्त गुजारना पड़ेगा। इसे डीकम्प्रेशन डाइविंग कहा जाता है। मगर फिलहाल हमारा इरादा यही है कि 18 मिनट के अंदर अंदर ये डाइव कंप्लीट करके सतह पर वापस आ जाएं। 1942 में दूसरी जंग अजीम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक फैल चुकी थी। वैसे तो हिटलर की आबदोजें इस पूरे अरसे मसरूफ रही थी। इनके ज़्यादातर ऑपरेशंस यूरोप के करीब और अटलांटिक के दरमियान में हुआ करते थे। मगर 1942 के शुरू में जर्मनी की हाई कमांड ने यह फैसला किया कि ये जंग, जो ज़्यादातर यूरोप में महदूद रही है, इसे अब अमेरिका के दरवाजे तक ले जाया जाए। इस काम की जिम्मेदारी जर्मन नेवी की सबमरीन फोर्स पे थी। अभी तक तो हिटलर की सबमरीन्स को काफ़ी कामयाबी हुई थी, मगर ये जंग अमेरिका के समंदरों में ले जाने के लिए इन्हें अटलांटिक यानी बहरा ओकियानूस पार करना था। 1942 की ज़्यादातर सबमरीन्स इतना तवील फासला तय करने के लिए नहीं बनी थी। यही वजह थी कि अमेरिका की फौजी क़यादत अपने साहिलों के इतने करीब सबमरीन्स के हमले की तवक्को नहीं रखती थी। U-352 भी उन्हीं सबमरीन्स में से थी जिसने सन 1942 में अटलांटिक पार किया। इसको 3 हफ्ते लगे ये तवील सफ़र तय करने में और इसके बाद इसने नॉर्थ कैरोलिना के साहिल के करीब हतफ तलाश करने शुरू कर दिए। Do was basically stop the oil and gas traffic. If they could halt the oil, the United States couldn't enter the war. They couldn't send their अगर हिटलर की बहरी अफवाज तेल की सप्लाई को यूरोप तक पहुंचने से रोक देती तो अमेरिका जंग में शरीक नहीं हो सकता था। इत्तेहादी अफवाज यूरोप में बगैर तेल के होती। नॉर्थ कैरोलिना इस लिहाज से बहुत अहम जगह है क्योंकि यहाँ समंदर की गहराई बहुत कम है और गहरा समंदर बहुत आगे से शुरू होता है। अमेरिकी इंतजामिया की तरजीहात यहाँ मुख्तलिफ थीं। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके शहरियों को एहसास हो कि हमारे साहिलों से हम पर हमला होने का खतरा है। इस वजह से उन्होंने पूरे शहर में इसी तरह से बत्तियां जलने दी जैसी हालत अमन में जलती हैं। इस वजह से यू बोट्स के कप्तानों के लिए बहुत आसानी हो गई। वो खामोशी से गहराइयों में बैठे रहते और जहाज गुजरने का इंतजार करते। U-352 भी गहराई में बैठी इंतजार कर रही थी कि कोई बहरी जहाज उसके सामने से गुजरे। आखिर मई की 9 तारीख को U-352 के सामने से एक जहाज गुजरा जिस पर इसने टॉर्पीडोज फायर किए। ये जहाज कोस्ट गार्ड की शिप इकरस थी। They fired 2 torpedoes, both of them missed. At that point, the Icarus turned around at full speed, came back on U-352 and started depth charging the sub. डेप्थ चार्ज एक ऐसा बॉम्ब होता है जो खुसूसन सबमरीन को तबाह करने के लिए बना होता है। ये समंदर की गहराइयों में जाकर फटता है। इकरस ने समंदर की गहराइयों में डेप्थ चार्जेस गिराने शुरू कर दिए। डेप्थ चार्ज के धमाकों से U-352 में पानी भरना शुरू हो गया और इसके कैप्टन ने गहराइयां छोड़कर सतह समंदर की तरफ आना शुरू कर दिया। They eventually forced the sub to surface. उन्होंने सबमरीन को सतह पर आने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही उसका अमला हथियार डालने के लिए बाहर निकला, उस पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। आखिर सबमरीन उनके पैरों के नीचे से डूब गई। 1 घंटे के बाद उन्हें कोस्ट गार्ड्स की तरफ से ये ऑर्डर मिला कि वो वापस जाकर सबमरीन के तैरते हुए अमले को लेकर आएं। U-352 के 46 के अमले में से 13 हलाक हुए और 33 को समंदर में से उठा लिया गया। इसके बाद U-352 समंदर की गहराइयों में चली गई, उन 13 आदमियों समेत जो आबदोज से बाहर नहीं निकल सके थे। अगले 33 साल तक U-352 अटलांटिक की गहराइयों में पड़ी रही और कोई इस तक नहीं पहुंच सका। आज इन्हीं गहराइयों में हम उतरे हुए हैं। और हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई है U-352। U-352 को 1975 में एक डाइव टीम ने ढूंढा और इस डाइव टीम में शामिल थे जॉर्ज प्योरोफॉय। हमने 1970 की दिहाई में इस सबमरीन को ढूंढना शुरू किया। मेरे एक दोस्त क्लॉड हॉल ने इस सबमरीन पर बहुत तहकीक की। उसी को देखते देखते मुझे और मेरे दूसरे